कैसे हो? योद्धा योद्धा बैच शुरू हो रही है दोस्तों। यस, टॉट चैप्टर के साथ हम लोग ये बैच शुरू कर रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी टाइम टेबल मिल गया है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि उस टाइम टेबल का आपने प्रिंट लेकर आपकी दीवार, दरवाजे, खिड़की पे लगा दिया है कि नहीं? देखो दोस्तों, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, ठीक है, फॉर टू रीज़न। एक, अच्छी खासी प्रिपरेशन हमने की है, इस उम्मीद से कि उस प्रिपरेशन का फ़ायदा उठाओगे, राइट? सो एक मिशन के साथ ये सीरीज़ की शुरुआत करता हूँ मैं, एंड आई होप आप इस मिशन में उतने ही एक्साइटमेंट के साथ और उतने ही डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे जितना मैं हूँ, है कि नहीं? मेरा नाम प्रोफेसर सागर तोलानी। आई एम एसोसिएटेड टू जेके शाह क्लासेस since last more than 8 years. By qualification I'm a company secretary, BCom graduate, law graduate, तीनों लेवल पे पढ़ाता हूँ मैं। ET पे लीगल एप्टीट्यूड, एग्जीक्यूटिव पे ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ, प्यार से JIGL कहते हैं, एंड प्रोफेशनल पे सेक्रेटरियल ऑडिट और कुछ पार्ट ड्राफ्टिंग का। दोस्तों, किस मिशन के साथ मैं ये लेक्चर चालू करने वाला हूँ? देखो, माई प्लान इज दैट वी नीड टू स्कोर 190 और मोर देन 190, है कि नहीं? जुलाई 2023 बच्चों में भी ये बात डिस्कस की गई थी, नवंबर 2023 में भी ये बात डिस्कस की गई थी। हालांकि वी हैव स्कोर्ड, वी हैव गॉट 189 मार्क्स, सलोनी को आए थे। तो अब मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन 25 दिनों में इतनी मेहनत करो कि ये रिकॉर्ड टूटे। मैं काफ़ी सारे ब्रांचेस में पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पता है आपकी बहुत बढ़िया परसेंटेज आई है आपके 12th स्टैंडर्ड में, आपके 10+2 एग्जामिनेशंस में। सो यू हैव स्कोर्ड ऑलरेडी वेल, पीपल हु हैव स्कोर्ड 85+, 90+, राइट? आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सो मेक श्योर यू फॉलो योर स्टैंडर्ड, राइट? एंड द वन हु हैव स्कोर्ड 60, 65, 70, ठीक है, मैं भी आप ही की कैटेगरी का था, आपकी कम्युनिटी का हूँ। तो दोस्तों, अगर पॉसिबिलिटी है तो इन 25 दिनों में खूब मेहनत करते हैं और ये जो 190 का आंकड़ा है इसको पार करते हैं। मोदी जी अब की बार 400 पार की बात कर रहे थे, मैं अब की बार 190 पार की बात कर रहा हूँ। और इसी से शुरू करते हैं हमारा योद्धा वर्जन 2.0। एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज, इसमें दो चीज़ें आती है बाय द वे। एक आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा आता है टॉट। तकरीबन ऐसे 40 क्वेश्चन, रादर मोर देन 40 क्वेश्चन मैं चुनकर लाया हूँ आपके लिए, जो एग्जाम में आकर गए हैं, पास्ट एग्जाम से पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चंस की रिपीट होने के चांसेस या इन जैसे क्वेश्चंस की आने की चांसेस ज़्यादा है, राइट? ये जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड couple of 50, 55, 60 questions in the classroom itself. Yes? Now then the question arises, why sir? Why? मैंने आपको क्लासरूम में भी कहा था कि whatever questions we are discussing or in whichever coaching classes whatever questions are being discussed are being discussed. Question is, are they sufficient to sit for the main exam? Absolutely no. वो sufficient नहीं है। तो अगर वो sufficient नहीं है तो क्या फिर? तो आपको कुछ ऐसे MCQ सॉल्व करने पड़ेंगे जिनकी लेवल आपके कोचिंग क्लासेस के दिए गए बुक के लेवल से ऊपर हो, राइट? कहाँ से आएंगे? दोस्तों, उसके लिए रिसर्च लगता है, जो हम लोग ने किया है। एक अच्छा रिसर्च किया, जिन रिसर्च के बेसिस पे हमने ये नोट्स तैयार किए, राइट? जेके शाह क्लासेस ऑफलाइन एग्जीक्यूटिव EET के लिए मुंबई में तो हर जगह अवेलेबल है ही, अहमदाबाद में भी अवेलेबल है, बैंगलोर में भी अवेलेबल है, चेन्नई में भी अवेलेबल है, दिल्ली में भी अवेलेबल है। मैं ऑफलाइन सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, और साथ साथ ये बारी जेके शाह क्लासेस वडोदरा में भी अवेलेबल है। तो इन ऑफलाइन सेंटर्स के अलावा वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, राइट? ये हमारा ऑनलाइन कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी वेबसाइट है, इस पे आप विज़िट करके ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कर सकते हैं। ये मेरा CS एग्जीक्यूटिव का लेक्चर है, मीत सर का लेक्चर है, वंदिता मैडम का लेक्चर है, मुकेश सर का लेक्चर है, बिप्लब मंडल सर का लेक्चर है, प्रिया मेहता मैडम का लेक्चर है,
प्रवीण सर के लेक्चर है, आशीष सर के लेक्चर है, राइट। तो आप यहाँ जाकर डेमो देख सकते हैं। और एक यूट्यूब चैनल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब चैनल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ऑफिशियल JKC CS सर क्या इसी पे वीडियो देख रहे हैं, इसी के बारे में बता रहे हैं। इस इंटेंशन से नहीं बता रहा हूँ, इंटेंशन ये है कि इस यूट्यूब चैनल के बारे में आपके साथ कोई CACT की तैयारी कर रहा है, कोई लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, कोई CS एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहा है, CENTER की तैयारी कर रहा है, उसके साथ ये चैनल की लिंक, इस चैनल की डिटेल शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर, राइट। जय श्री राम। CSET का एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉ में जैसे कहा मैंने 2 चैप्टर, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरा है टॉट। ये MCQs जो आप लोग देख रहे हो वो हो टॉट को लेकर, ये सारे MCQs हैं टॉट को लेकर, लॉ रिलेटिंग टू टॉट। फिर सर हम लोग सिर्फ MCQ सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग MCQs सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। वैसे क्लास में हम लोग ने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद MCQ सॉल्व किए थे। अब मैं इतना श्योर हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको टॉट चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता, राइट, तो फिर मेरी मानो तो जाके मेरा पहले टॉट का लेक्चर देख लो, ठीक है। आप YouTube के सर्च बार में अगर आप सागर सर टॉट भी सर्च करेंगे या सागर सर JK क्लासेस टॉट लेक्चर सर्च करेंगे तो आपको एक लेक्चर दिखेगा, तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे का वो वीडियो है। मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ वो, ठीक है, एक वाइट बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो, तकरीबन 40,000 के आसपास व्यूज़ हैं उस पर। वो वीडियो आप देखो 1.25 1.5 की स्पीड पे, एंड देन फिर बाद में इस वीडियो पे आओ। अगर आप ऑलरेडी टॉट के बारे में जानते हो, आप पूरा चैप्टर टॉट आपको पता है, आपको हर उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी जो इस चैप्टर के अंदर है, तो देन यू आर गुड टू गो, ठीक है, रादर वी आर गुड टू गो। चलो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन पूछता है टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, टॉट होने के लिए क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो सवाल उठता है कंडीशंस है कितनी। ठीक है, कितनी कंडीशंस है, तो गिन के भाई जनरल कंडीशंस अगर मैं कहूँ तो गिन के 3 जनरल कंडीशंस है कि नहीं। टोटल गिन के 3 जनरल कंडीशंस है। कौन सी 3 जनरल कंडीशंस है कि सर एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन होना चाहिए which should result into legal injury. This is condition number 1. Now that legal injury may result into legal damage. Now that legal injury will further give rise to legal remedy. Right? तो सबसे पहले wrongful act या omission होना चाहिए जो legal injury में जाना चाहिए, convert होना चाहिए. What is legal injury by the way? Legal injury is nothing but infringement of your legal rights. Legal injury is nothing but violation of your legal rights. Legal injury is nothing but जब किसी की गलती की वजह से आपके legal rights affect हो, है कि नहीं, तो उसी को हम legal injury कहते हैं। तो अगर किसी के wrongful act या omission से आपके legal rights का infringement होता है तो condition number 1 पूरी होती है। फिर वही legal injury अगर legal damages में convert होती है तो कंडीशन नंबर 2 पूरा होता है। और फिर वही लीगल इंजरी अगर रेमेडीज को बढ़ावा देती है, रेमेडीज को अराइज करती है, तो फिर वो कंडीशन नंबर 3 होती है। बाय द वे, मैंने ना आपको एक लीगल मैक्सिम समझाया था। मैक्सिम का मतलब होता है रूल। मैंने आपको एक लीगल रूल समझाया था। क्या था वो लीगल रूल कि फॉर एवरी लीगल राइट देयर इज अ लीगल रेमेडी, है कि नहीं। फॉर एवरी लीगल राइट देयर इज अ लीगल रेमेडी। इसका लैटिन फ्रेज है उबी जुइस इबी रेमिडियम। तो जब अगर आपके कोई लीगल राइट्स को वायोलेट कर रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए रेमेडीज अवेलेबल होंगी कोर्ट में, और आपको कोर्ट जाकर उन रेमेडीज को मांगना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशंस पढ़ लेते हैं। तो पहला कंडीशन कहता है देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन। ठीक है, ओके, ये तो होनी चाहिए। नाउ दैट रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इनटू कॉजिंग लीगल डैमेज टू अनदर, ये भी बराबर है। दैट रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर दैट इट गिव राइज टू लीगल रेमेडी, ये भी सही है। मतलब अगर मैं देखूं तो 3 कंडीशंस जो है वो पूरी हो रही हैं कि एक तो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन भी है,
फिर रॉन्गफुल एक्ट मस्ट रिजल्ट इनटू लीगल डैमेज भी है, एंड रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर दैट इट गिव राइज टू लीगल रेमेडी। तो देखा जाए तो सारी की सारी कंडीशन पूरी हो रही है दोस्तों। तो इसका आंसर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डी। अच्छा बाय द वे, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीएसईटी नवंबर 2022 के अटेम्प्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप इस क्वेश्चन के बाजू में चाहिए तो, अगर सर ये हमें नोट्स चाहिए रहेंगे तो कहाँ मिलेंगे, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाजू में मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन जनरल कंडीशंस पे था। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टॉट, ठीक है। टॉट को ध्यान में रखते हुए कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पहचानना है हमें। अ टॉट इज अ रिड्रेसेबल बाय द एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ये तो करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टॉट इज व्हाट टॉट इज व्हाट टॉट इज नथिंग बट एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बाय द वे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? वो डैमेजेस जो स्पेसिफाइड नहीं है, वो डैमेजेस जो सर्टन नहीं है, वो डैमेजेस जो डिटरमाइंड नहीं है, वो डैमेजेस जिनको कोर्ट स्पेसिफाई करेगा टॉट होने के बाद। तो टॉट मैटर गेट redress means solved, tort matter gets solved whenever such kind of damages arise which court has to decide. Damages which court has to decide are called as unliquidated damages. देखो दो प्रकार के डैमेजेस होते हैं, एक होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, दूसरे होते हैं अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में लॉ में पहले से ही लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो किसी में लिखा हुआ है कि भाई अगर ये हुआ तो सामने वाला दूसरे को 50 लाख रुपए देगा, तो क्या ये लिक्विडेटेड है, स्पेसिफाइड है? हाँ। बट व्हाट इफ अगर कुछ स्पेसिफाइड ही ना हो तो उसे हम अनलिक्विडेटेड कहते हैं? यस। बाय द वे टॉट पूरा कॉन्सेप्ट ही अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड का मतलब कि टॉट के कॉन्सेप्ट पे भारत सरकार ने आज तक कोई कानून ही नहीं बनाया। तो जब कानून ही नहीं बनाया तो रेमेडी कैसे पता चलेगी क्या है? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि टॉट के केस में रेमेडीज आर, टॉट के केस में डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड। तो पहला कंडीशन तो करेक्ट है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। टॉट मीन्स रॉन्ग बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टॉट। यहीं से तो शुरुआत होती है चैप्टर की। भाई टॉट सिविल रॉन्ग तो है पर सारे सिविल रॉन्ग टॉट नहीं होते। द वर्ड टॉट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज टॉटम। टॉटम का मतलब होता है टू, कमेंट सेक्शंस में सब लोग लिख के बताएंगे, टू ट्विस्ट। बढ़िया। टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग which is exclusively the breach of contract, which is exclusively not a breach of contract। भाई साहब इधर नॉट आएगा। बट सर हमें इनकरेक्ट क्वेश्चन पता करना ना, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। तो क्या यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? यस, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। देखो क्वेश्चन की लेवल देख रहे हो, सीएसईटी जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। किए थे हम लोग ने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में? नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लानिंग कर रखी थी कि ये करने वाले हैं हम लोग, राइट। आपको देखो पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो टॉट मीन्स अ सिविल रॉन्ग बट इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर अगर आप अभी भी जाकर लिमिटेशन एक्ट 1963 में दिए गए सेक्शन 2 क्लॉज एम का डेफिनेशन पढ़ते हो तो डेफिनेशन कहता है कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग बट अदर देन मतलब नॉट इक्वल टू व्हाट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे वही होगा ना, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज अदर देन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इट इज एक्सक्लूसिवली। नॉट होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, नॉट नहीं है तो ये तो इनकरेक्ट है। आ रही है बात समझ में? एक बार यस बोल दो, कमेंट सेक्शन में एक बार वाई टाइप कर दो कि हाँ समझ में आ रही है। कमेंट सेक्शन में समझ आ जाना चाहिए कि आपको समझ रहा है कि नहीं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो। हर उस सीएसईटी जुलाई बच्चे को ये वीडियो मिलनी चाहिए जो जुलाई अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा है। रीजन बिहाइंड ये कंटेंट बहुत ही एक्सक्लूसिव है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टॉट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, फिर से पूछा गया कि इनमें से दिए गए स्टेटमेंट में से फॉल्स म्हणजे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करो। टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरी फिक्स्ड बाय द लॉ। ठीक है। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फ्रॉम विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये तो ऊपर अभी डिस्कस किया था। टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन डन बाय डिफेंडेंट दैट इज टॉर्ट फीजर। बढ़िया। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली, विच इज नॉट आना चाहिए था ना, एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। भाई साहब ये तो पूरा सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 का डेफिनेशन का सेंटेंस ही डाल दिया बिना नॉट के।
ठीक है। अच्छा सर, ये पहला क्या है, टॉर्ट लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। मैं तुमको बताऊं, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन ही है, ये पूरा क्वेश्चन बन के आया था। और ये जो ये है ना लास्ट में, ये जो लास्ट में है, ये बन के आ गया था आपका आंसर। ठीक है। टॉर्ट क्या है, टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी व्हिच इज फिक्स्ड बाय द लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लॉ कहता है दैट दिस इज माय प्रॉपर्टी एंड आई हैव टू स्टे देयर, ठीक है, आई हैव अ लीगल राइट टू स्टे देयर, एंड समबडी कम्स ट्रेसपासेस इन माय प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड डिस्पोजेस मी फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो क्या वो लीगल ड्यूटी का ब्रीच कर रहा है? यस। तो क्या बेसिकली वो टॉर्ट हुआ? हाँ। बट कौन सा नेचर का टॉर्ट? उस टॉर्ट को हम क्या कहेंगे? अगर कोई मुझे मेरे घर से आके निकालता है और मेरे घर पे कब्जा करता है, तो क्या वो लीगल ड्यूटी का ब्रीच कर रहा है? क्या वो मेरे लीगल राइट्स का ब्रीच कर रहा है? यस। बट ये कौन सा वाला टॉर्ट है? करेक्ट। कुछ लोग आंसर्स में लिख रहे हैं, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ये ट्रेसपासिंग है। हाँ जी, ये ट्रेसपासिंग है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ने एक क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लिया, बट अगर मैं इसी क्वेश्चन पर हूँ और इस क्वेश्चन की डिस्कशन करूँ, तो ये क्या कहता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो ऑप्शन डी फॉल्स है। सर, इसके पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई खास फर्क है? ऐसा देखोगे तो कोई खास फर्क है नहीं। ठीक है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। देखो, एक ही एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ टॉर्ट हैज लार्जली डेवलप्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, लेजिस्लेशन तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि लॉ ही नहीं है। टॉर्ट क्या, अनकोडिफाइड है ना, तो अनकोडिफाइड है तो लेजिस्लेशन तो आएगा नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाई टॉर्ट एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दादा परदादा के टाइम का है, तो कस्टम्स आएगा नहीं, बराबर। टॉर्ट को सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, टॉर्ट को सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन कोर्ट के केसेस से मिला है, कोर्ट के डिसीजन से मिला है। ठीक है, याद रखना, जुडिशियल डिसीजन इज द करेक्ट आंसर, राइट। जब सबसे ज़्यादा टॉर्ट केसेस सॉल्व हुए टाइम टू टाइम, ठीक है, उससे टॉर्ट की पहचान बढ़ी है। तो इसीलिए लार्जली डेवलप्ड थ्रू व्हाट, इट इज लार्जली डेवलप्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। इन जनरल अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन। भाई ये कंडीशन नंबर 1 है। ये तो जनरल कंडीशन की पहली कंडीशन तो यही है ना, अ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट और ओमिशन बाय द टॉर्टफीजर, ठीक है, विच रिजल्ट इनटू लीगल इंजरी, ठीक है, whereby he has without just cause or excuse caused some harm to plaintiff, बराबर। तो एक्ट और ओमिशन, ये ईटी बुलेटिन आता है, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर इस महीने का, मतलब जून का, मई का और अप्रैल का ई बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो, और पुराने भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो एग्जाम में आते रहते हैं, सॉल्व कर लेना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, विथ रेफरेंस टू जनरल कंडीशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्ट। ठीक है, वापस कंडीशंस पे क्वेश्चन है। अ रॉन्गफुल एक्ट रिजल्टिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ द डिफेंडेंट है, ये एफ है ये, ठीक है। द रॉन्गफुल एक्ट must result in causing legal damage to another. The wrongful act must be of such nature that give rise to legal remedy. अब तुम देखोगे तो ये तीन चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई है, एक सेकेंड, ये जो तीन चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, ये फिर ये फिर ये तीनों एक्चुअली कंडीशंस है, ये तीनों जनरल कंडीशंस है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये तीनों भी जनरल कंडीशंस है टॉर्ट के, ठीक है। एक तो एक्ट और ओमिशन होना चाहिए डिफेंडेंट का, उससे लीगल डैमेज में कन्वर्ट होना चाहिए, लीगल रेमेडी राइज होनी चाहिए। तो भाई साहब आंसर क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है ए। अ रॉन्गफुल एक्ट रिजल्टिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ टॉर्ट, इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो बढ़िया। द लॉ ऑफ टॉर्ट हैज लार्जली डेवलप्ड थ्रू, मैंने वही कहा था, डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। ठीक है, ये ऊपर भी आया था, मॉक टेस्ट में भी पूछा गया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टॉर्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच कैन एक्सक्लूसिवली बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अ टॉर्ट इज अ स्पीशी ऑफ सिविल इंजरी और रॉन्ग एज अपोज्ड टू क्रिमिनल रॉन्ग। ये तो करेक्ट है। बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये स्टेटमेंट कह रहा है कि टॉर्ट, स्पीशी मतलब काइंड, इज अ काइंड ऑफ
काइंड यहाँ उसी में से ही पैदा हुआ है, काइंड ऑफ सिविल इंजुरी, ठीक है, काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग, ओपोज टू मतलब ऑपोजिट टू, ठीक है, ऑपोजिट टू अ क्रिमिनल रॉन्ग। तो ये तो है ना, टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, टॉर्ट इज इक्वल टू क्राइम कि नॉट इक्वल टू क्राइम, इक्वल टू क्राइम कि नॉट इक्वल टू क्राइम, इक्वल टू क्राइम कि नॉट इक्वल टू क्राइम। क्या बात है, नॉट इक्वल टू क्राइम, टॉर्ट इज नॉट इक्वल टू क्राइम, बराबर। तो ये सेंटेंस तो करेक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दौराए नहीं। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच कैन बी एक्सक्लूसिवली, विच कैन बी नहीं, विच कैनॉट बी, या विच कैन बी एक्सक्लूसिवली नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये इनकरेक्ट है। तो 8th का आंसर अगर मैं कहूँ तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, नहीं सॉरी, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। तो उस हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखा कंफ्यूजन। द वर्ड टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंड द वर्ड टॉटम मीन्स टू ट्विस्ट। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, मैं क्लासरूम में भी सिखाता हूँ कि देखो दोस्तों, जिसको हम इंग्लिश में रॉन्ग कहते हैं उसी को ही हम लोग फ्रेंच में टॉट कहते हैं, और उसी को ही लैटिन में टॉटम कहते हैं। हालांकि टॉटम को इंग्लिश में टू ट्विस्ट या टू डू रॉन्ग भी कहते हैं। सो बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछता है कि टॉट इज अ डैश वर्ड, तो योर आंसर शुड बी फ्रेंच वर्ड। बट अगर क्वेश्चन पूछता है द टॉट इज डिराइव फ्रॉम डैश लैंग्वेज, द आंसर हैज टू बी लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन कहता है कि टॉट इज डिराइव फ्रॉम डैश लैंग्वेज एंड दैट लैटिन वर्ड इज, तो दैट लैटिन वर्ड इज टॉटम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग टू ट्विस्ट। अरे कर लो का, ठीक है, समझा, आई बात समझ में। 10th क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, राइट। टॉट इज अ स्पीशीज ऑफ मतलब उसका पार्ट, वो कहाँ से आया, तो टॉट सिविल रॉन्ग से आया, तो टॉट इज अ स्पीशीज ऑफ सिविल रॉन्ग। ठीक है, जैसे क्राइम इज अ स्पीशीज ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग, वैसे टॉट इज अ स्पीशीज ऑफ सिविल रॉन्ग। आई बात समझ में। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ टेल मी वन थिंग, ठीक है, टेल मी वन थिंग बिफोर आई जंप टू क्वेश्चन नंबर 11। डू यू ऑल understood all the 10 questions we have discussed so far? Yes or no? Yes or no, हाँ या ना, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्या आपको अब तक किए गए 10 क्वेश्चन समझे, आपको उनकी लेवल समझी, उन क्वेश्चन के आंसर जो हमने मार्क किए वो क्यों थे, वो क्यों समझा है कि नहीं? ठीक है, ये एक पीपीटी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पीपीटी हमारी क्लासेस की पीपीटी है, इसमें क्राइम वर्सेस टॉट डिस्टिंग्विश, आपको हर छोटी से छोटी चीज़ मिलेगी। मैं इसे एक लास्ट मिनट रिवीजन की तरह कंसिडर करता हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी इसको आगे यूज़ करेंगे हम लोग, नहीं पड़ेगी तो नहीं यूज़ करेंगे। सर मुझे ना ये पीपीटी चाहिए सर, मुझे इसमें से रेफ़र करना है, कहाँ से मिलेगी? तो इसी कॉमेंट सेक्शन में, पिंड कॉमेंट में मैं आपको डाल के दे दूँगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं करना। थॉट ख़त्म करती हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बढ़ेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं 11th मेरे योद्धा, शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11th। गिवन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीगल टर्म एंड देयर मीनिंग इन द लीगल कॉन्टेक्स्ट। आइडेंटिफाई द पेयर्स विच इज /r इनकरेक्ट। इन शॉर्ट, दिए गए नीचे टर्म्स में से कौन से टर्म्स इनकरेक्ट है, और ये जो टर्म्स दिए गए पेयर में दिए गए। ठीक है, पहला दिया गया प्लेंटिफ द पार्टी, प्लेंटिफ द पार्टी अगेंस्ट, ना बाबा फेवर है। ठीक है, प्लेंटिफ केस करता ना, तो ये तो नहीं होगा डिफेंड द पार्टी हु इनिशिएट्स, ना बाबा ये प्लेंटिफ है। ठीक है, तो यहाँ आना चाहिए प्लेंटिफ, यहाँ आना चाहिए डिफेंडेंट। इन शॉर्ट पहले दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। डिक्री इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यस करेक्ट, डिक्री इज एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। आइला सर ये डिक्री क्या है? डिक्री कोर्ट का डिसीजन होता है। ठीक है, एक प्रकार का कोर्ट का डिसीजन होता है। जैसे मान लो अगर किसी केस में कोर्ट कहता है मुझे कि आपको सामने वाले को 5 लाख रुपए देने हैं, तो क्या ये कोर्ट का डिक्री है? यस, ये कोर्ट का डिक्री है। लिटिगेंट, लिटिगेंट मतलब वो इंसान जो केस में इन्वॉल्व है, तो पार्टी इन्वॉल्व इन अ लीगल सूट। तो पूछा गया कि भाई इनमें से CACT नवंबर 23 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी जानते हो। प्लेंटिफ द पर्सन हु इनिशिएट्स द सूट, डिफेंडेंट द पर्सन अगेंस्ट हुम द केस इज इनिशिएटेड। इसीलिए तो कहते हैं ना द वन हु फाइल्स अ प्लेंट
इज प्लेंटिफ, द वन हु फाइल्स डिफेंस इज डिफेंडेंट। आई बात समझ में? तो पहले दो क्वेश्चंस, पहले दो ऑप्शन जो इनकरेक्ट है, तो आंसर बन जाएगा कौन सा? ए बी सी की डी, ए बी सी की डी, तो बन जाएगा सी। अब अभी के जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे, नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन जो आप देखोगे वो इसी कॉन्सेप्ट पे देखोगे। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको कुछ छोटी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले दो अलग मैक्सिम्स हैं, एक है ये वाला, ठीक है, मैं ऊपर से उसके मार्क कर रहा हूँ, डैमनम सिने इंजुरिया, फिर बीच में एंड है तो इंजुरिया सिने डैमनम, ये है दूसरा वाला, ठीक है। ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स है कि नहीं दोस्तों? डैमनम सिने इंजुरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये कहता है कि भाई ऐसा कोई सिचुएशन जिसमें किसी के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से या ओमिशन की वजह से सामने वाले को अगर डैमेजेस हुए पर कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, कोई लीगल इंजरी नहीं हुई मतलब उसके कोई लीगल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे केसेस कोर्ट नहीं सुनता, ऐसे केसेस कोर्ट में एक्शनेबल नहीं होते हैं। याद रखना, डैमनम सिने इंजुरिया केसेस आर नॉट एक्शनेबल, ठीक है। कहाँ से आविष्कार हुआ, कहाँ से इस कॉन्सेप्ट की ओरिजिन हुई? तो एक बहुत ही क्लासिकल केस है जिसका नाम है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। जी हाँ, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल के केस एक ऐसा केस है जिस केस में डैमनम सिने इंजुरिया इस रूल की ओरिजिन हुई, ठीक है, ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। बेसिकली इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जहाँ प्लेंटिफ को जो प्लेंटिफ था उसे डैमेजेस तो हुए थे डिफेंडेंट के कारण, पर उसकी कोई लीगल इंजरी नहीं अफेक्ट हुई थी, मतलब उसको कोई लीगल राइट्स का वायोलेशन नहीं हुआ था, उसे कोई लीगल इंजरी नहीं हुई थी, कोई इंजूरिया नहीं हुआ था, ऐसा मैं कहूँ तो। डैमनम तो था, तो कोर्ट ने उसको वही कहा कि देख भाई तेरे केस में डैमनम है नो डाउट, पर हर डैमेज कानून की नज़र में डैमेज नहीं होता, एवरी डैमेज इज नॉट अ लीगल डैमेज, सो देयरफॉर योर केस इज नॉट एक्शनेबल इन द टॉर्ट मैटर्स, राइट। एंड इसीलिए उसको कोई कॉम्पनसेशन वगैरह नहीं दिया गया। आप अगर जेके शाह स्टूडेंट हो, ठीक है, या आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको पता है मैं यहाँ पर समझाने के टाइम पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं मेरी खुद की बार स्टार्ट करूँगा। बाय द वे, कौन सी वाली? आओ ना। इंजूरिया सिने डैमनम जो ठीक उसका ऑपोजिट है, जो कहता है अगर इंजूरिया है पर डैमेजेस नहीं है, अगर इंजूरिया है पर डैमेजेस नहीं है तो भी मैटर एक्शनेबल करवाया जाएगा, तो भी मैटर एक्शनेबल कहलाया जाएगा। इंजूरिया सिने डैमनम, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट गेट्स ओरिजिन फ्रॉम अ केस कॉल्ड एज एशबी वर्सेस वाइट। एशबी वर्सेस वाइट एक अगेन क्लासिकल केस है जहां पर एक इलेक्टोरल ऑफिसर एक कैंडिडेट को वोट करने से मना करता है, जिससे उसका राइट टू वोट तो अफेक्ट होता है। सवाल उठता है लीगल इंजरी तो है, बट डिड ही सफर एनी डैमेजेस? आंसर इज नो। उसे कोई मॉनिटरी या फिजिकल डैमेज नहीं होता है, सिर्फ उसको जो वोट कास्ट करने का जो उसका राइट था वो अफेक्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये मैटर एक्शनेबल किया गया था? हाँ जी, ये मैटर एक्शनेबल किया गया था, और इससे एक चीज़ की क्लैरिटी भी मिल गई। क्या क्लैरिटी मिल गई? कि टॉर्ट केसेस में इंजूरिया होना बहुत ज़रूरी है, मतलब लीगल राइट्स का वायोलेशन होना बहुत ज़रूरी है, फिर डैमेजेस हो या ना हो। आई बात समझ में, राइट? तो इसके अगर क्वेश्चन को मैं पढ़ूं तो वो कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन मैक्सिम डैमनम सिने इंजुरिया? तो इट इज डैमेजेस विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। है नहीं सिंपल, सोप्प मी काय बोलतोय, सोप्प आहे बराबर। चलो, इंजुरिया सिने डैमनम मीन्स दैट इज इंजुरी विदाउट डैमेजेस, राइट। ये हो गया आपका एशबी वर्सेस वाइट केस का रूल, और ये हो गया आपका ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक है। ये बाय द वे होता है नॉट एक्शनेबल और ये होता है एक्शनेबल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पे ये आगे वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स विथ रेफरेंस टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को लेकर इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? अंडर द लाइबिलिटी द लॉ मेक्स पीपल पे कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेजेस इवन इफ दे आर नॉट एट फॉल्ट। एब्सोल्युटली यस, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट,
मुझे पहले सारे स्टेटमेंट पे ट्रू और फॉल्स लिखने दो, देन आई विल डिस्कस व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, फ्रॉम वेयर इट गॉट ओरिजिनेटेड, व्हाट हैपेंड इन दैट केस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं आया हूँ मैं, उस एमसीक्यू के उस क्वेश्चन में क्यों वो आंसर है वो क्यों भी समझाने आया हूँ, ठीक है। तो पूरी प्लानिंग प्रेपरेशन के साथ आए हम लोग, आप सिर्फ बने रहो, मिशन भूलना मत, ठीक है। उनकी भाषा में कहूँ तो मकसद भूलना मत, राइट। क्या अबे बेवकूफ़ो, सारी इधर ध्यान दो, यहाँ पर किसकी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हैशटैग मोर देन 190, इसे भूलना नहीं है अपने को। हैशटैग मोर देन 190 हैज़ टू बी द ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर नेक्स्ट 25 days, yes or no। चलो बात सुनो। Under the liability, people will always have unlimited liability to pay compensation for damages without any exceptions। मतलब क्या है इसका, ठीक है। This liability मतलब strict liability, ठीक है। People will have unlimited liability, this is not the case। To pay compensation without any exception, ऐसा भी नहीं है। तो भाई साहब ये हो गया false, ठीक है। Under the liability, people have to pay compensation to victim even if they took necessary precaution। True। आपने भले कितना भी केयर किया हो, कितनी भी आपने प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस मेंटेन की हो, बट अगर सामने वाले का नुकसान होता है तो आप लाइबल हो। तो भाई 3 में से 2 स्टेटमेंट ट्रू है, एक हो गया फॉल्स, तो आंसर हो जाता है ओनली 2, दैट इज सी। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मेंसरिया रूल का एक्सेप्शन है। फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की ओरिजिनेशन हुई थी एक केस से जिसका नाम है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर एक ऐसा किस्सा है जहां पर रायलैंड फ्लेचर के अगेंस्ट केस करता है कुछ नुकसान होने के कारण, जो नुकसान बिना किसी इंटेंशन या बिना किसी फॉल्ट के वजह से हुआ था। अगर मैं केस की डिटेल में जाऊं तो फ्लेचर इस केस में एक फैक्ट्री ओनर है जिसके फैक्ट्री में वाटर क्राइसिस थे। तो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता है और उसे कहता है कि आप मेरी फैक्ट्री के करीबन कुछ मीटर दूरी पे एक रिजर्वॉयर बनाइए। रिजर्वॉयर बेसिकली सिंपल भाषा में कहो तो पानी की टाकी, जिसमें मैं पानी स्टोर करूँगा और पानी स्टोर करने के बाद मेरी फैक्ट्री में जो भी प्रॉब्लम है, वाटर इश्यूज हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिपेंडेंट बेसिस पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ था, उसे प्रॉब्लम समझ आ जाता है, वो रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है। बट कॉन्ट्रैक्टर था अनाड़ी। कॉन्ट्रैक्टर ने रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे ये ठीक से नहीं देखा कि ज़मीन के नीचे एक बंद, काफ़ी टाइम से एक बंद कोल माइन थी। तो रिजर्वॉयर बनाने के लिए जो शाफ्ट्स, जो मटेरियल उसने यूज़ किया, उस दौरान उससे वो नेग्लिजेंट हो गया, उसका बिहेवियर नेग्लिजेंट हो गया और उसने वो प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर पाई कि उस रिजर्वॉयर के नीचे एक बंद कोल माइन भी है। जैसे ही रिजर्वॉयर बनने के बाद उसमें पानी डाला गया तो पता चला कि रिजर्वॉयर में लीकेज है। क्यों लीकेज है? क्योंकि नीचे कोल माइन था ही नहीं, नीचे बेस था ही नहीं और पूरा पानी कोल माइन में चला जाता है। तो बेसिकली इस पूरी स्टोरी के कारण एक चीज़ समझ आ जाती है, एक चीज़ पता चल जाती है कि भले आपका इंटेंशन हो या ना हो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे कोई चीज़ लेकर आते हो जिसके एस्केप होने से अगर दूसरे का नुकसान होता है, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी प्रिकॉशंस की थी। इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका इंटेंशन फॉल्ट था या नहीं था। अगर आपकी उस चीज़, आपकी प्रॉपर्टी पे लाई उस चीज़ से एस्केप होने से अगर किसी का नुकसान होता है तो आप उसके ज़िम्मेदार हो। उसी जिम्मेदारी को कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो उसी रूल के ध्यान में रखते हुए, हालांकि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस भी हैं, एक्ट ऑफ गॉड, फिर एक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये आंसर का जो है मैंने सोल्यूशन मार्क किया। आप क्वेश्चन रीड करो। चलो 14 क्वेश्चन के बाद 15 क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ मैं। 15 क्वेश्चन कहता है कि इट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शंस। इट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शंस, फुल स्टॉप। इधर ही एक मिनट रुक जाओ। देखो कमेंट सेक्शन में ना बहुत रीड करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी।
इस अगर सवाल का जवाब दोगे तुम, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शंस, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शंस, भाई तुम्हारे आंसर्स ना मोटिवेशन देंगे, सच कह रहा हूँ यार, सच कह रहा हूँ, मोटिवेशन देंगे। व्हाट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शंस, बढ़िया 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 बढ़िया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, नाइस, एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज लायबिलिटी जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सारे कंपोनेंट्स हैं बिना उसके एक्सेप्शंस के। एब्सोल्यूट लायबिलिटी इंडिया में लाया गया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान, जब एमसी मेहता ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस करके सुप्रीम कोर्ट को एक सवाल पूछा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भोपाल गैस ट्रेजेडी केस में किसी भी प्रकार से यूजफुल है ही नहीं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में दिए गए एक्सेप्शंस को अगर फैक्ट्री का मालिक यूज करेगा तो वो उस भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी इंसिडेंट पे तो खुद एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब वहाँ से वो फ्री हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि अगर मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री से कोई चीज़ लीक होती है और मेरे पास मेरे डिफेंस में बहुत सारे डिफेंसिव एलिमेंट्स भी अवेलेबल है। मान लो मैं ये प्रूव कर लूँ कि भाई वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ, मान लो मैं ये प्रूव कर लूँ कि वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, मान लो मैं ये प्रूव कर लूँ कि जिनका नुकसान हुआ है उनसे परमिशन ली थी कि मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, मान लो मैं गवर्नमेंट से क्लीन चिट लेकर आऊँ कि मेरी फैक्ट्री में कोई फॉल्ट नहीं था, मेरे एंड से तो कोई नेग्लिजेंस नहीं हुआ। सो देयर आर मेनी सिचुएशंस जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बेसिस में मी एज अ फैक्ट्री ओनर आई कैन एस्केप, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ। तो एमसी मेहता ने वही सुप्रीम कोर्ट को पूछा कि अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा हादसा अगर इस देश में फिर से होता है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज नॉट द राइट लॉ, नॉट अ राइट रूल on the basis of which that entire case will be taken care। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एमसी मेहता को पूछा व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव सर। सुप्रीम कोर्ट ने जब एमसी मेहता को ये पूछा, एमसी मेहता ने एक ही चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि वी हैव और वी नीड समथिंग विच इज मोर स्ट्रिकर, मोर स्ट्रिंजेंट देन द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। In case of dangerous industries and hazardous processes, we, India, introduced the concept of absolute liability. It says strict liability without exceptions and without conditions. Basically, whatever conditions we follow to call it as a case of strict liability, those conditions are technically not to be followed, or those exceptions are not to be taken care of to check whether it is a case of absolute liability or not. Absolute liability dangerous industries और hazardous processes में ही follow होता है। Basically conclusion अगर करके बता दूँ तो ये सिंपल भाषा में ऐसा ही है कि तुम्हारी फैक्ट्री है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से आस पड़ोस का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और अगर नुकसान होता है तो उसके तुम जिम्मेवार हो। तुम्हारे डिफेंस में तुम्हें बोलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। So if you run a factory, you run with a profit intentions. So you need to take care of all the future uncertainties too. You cannot just come and say that whatever has happened was happened with a consent, was happened due to the act of God. Right? Absolute liability में ये nonsense नहीं सुना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है those liable for this liability cannot use defenses like act of God, negligence, volunteer non-fit injury, statutory authority, which of the following option is being referred to। आई बात समझ में? ठीक है, जुलाई 2023 का क्वेश्चन है, बॉस मजाक नहीं चल रही। Which legal maxim means the act itself creates no guilt in the absence of guilty mind? बोलो, विच लीगल मैक्सिम? मैं आंसर नहीं बता रहा, जाओ, मैं बात ही नहीं कर रहा अगर तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा तो। कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब चाहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट विदाउट द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम? सुपर्ब, अमेजिंग। अरे सर ये तो हो गया डैमेजेस विदाउट इंजुरीज, और ये हो गया इंजुरीज विदाउट डैमेजेस। नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। एन एक्टस मतलब एक्ट, नॉन फेसाइड मतलब जो भी उसमें है, ठीक है। मेंसित रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड।
तो आंसर हो जाएगा ए, इधर भी ए, इधर भी ए, ठीक है। आइडेंटिफाई द लीगल केस ऑफ इंडिया दैट इज आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी। मैंने कहा था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस लीक, दोनों भी, तो डी इज करेक्ट आंसर। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स, आई वॉन्ट पीपल टू गिव मी अ सिंपल वन वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अनलिक्विडेटेड इन द कमेंट सेक्शन। अनलिक्विडेटेड म्हणजे काय आहे? अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है, 2-3 लोगों ने लिख दिया है, अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है नॉट स्पेसिफाइड, नॉट सर्टन, नॉट डिटरमाइंड, समथिंग विच हैज टू बी डिटरमाइंड, समथिंग वेयर unbiased authority will interfere and decide what damages are supposed to be paid, and that unbiased authority is nothing but court, ठीक है। So court will decide, so they are not predetermined. Damages to be assessed by the court as these are not predetermined. Damages to something solid, कुछ भी, damages caused by a firm for which has gone in liquidation। ये बाबा liquidation का इससे कोई लेना देना नहीं है। Damages to a firm in the hand of receiver, जाने दो। Normally the tortfeasor is liable for his tort, but in some cases a person may be held liable for the tort committed by another. Which of the following given cannot be, देखो ये सब रीड करना, cannot be called as an example of vicarious liability। एम्प्लॉयर फॉर द एक्ट ऑफ एम्प्लॉय ये तो है, मास्टर एक्ट ऑफ सर्वेंट भी है, ये दोनों भी है। जूनियर एक्ट ऑफ सीनियर ये नहीं है भाई, ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल ऑफ malicious prosecution? बॉस मार्क माई वर्ड, ठीक है, प्लीज डोंट टेक दिस in a lighter note. Malicious prosecution is goddamn most important topic, be it ET level, be it executive level. ICSI has a different level of obsession when it is a malicious prosecution concept. Reason being, there are 5 conditions and you people of ET or executive gets confused इन 5 conditions में से कौन सी condition में not आएगा या नहीं आएगा। भाई वो 5 कंडीशन से सिंपल सा ध्यान रखना। इनमें से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन, इनमें से पूछा गया कौन सी एसेंशियल कंडीशन है। प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड बाय द डिफेंडेंट, ये है। डिफेंडेंट डिड नॉट एक्टेड मैलिशियसली, ये नहीं है। डिफेंडेंट डिड, तो ये हटा देता हूँ मैं समझा रहा हूँ 5 कौन सी हैं, आंसर तो पता चल गया हमको। नॉन टर्मिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, नहीं बाबा, प्रोसिक्यूशन हैज टू बी टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, प्रेजेंस नहीं, एब्सेंस ऑफ। तो एक बाकी कौन सी बची हुई, एक में से एक नहीं है, 5 है ना कंडीशन, तो एक और कौन सी है, एक और कंडीशन कौन सी है? करेक्ट, प्लेंटिफ सफर्ड damages due to such prosecution, ठीक है। अच्छा, ये हो गए 5 कंडीशंस, ठीक है, ये हो गई 5 कंडीशंस जो मैंने अभी करेक्शन किए उस हिसाब से। बट हम तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के हिसाब से बता रहा था, बट अगर मैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ और चुपचाप जैसे क्वेश्चन दिया उसी की तरह बात करूँ, तो क्वेश्चन कहता है कि इनमें से दी गई कौन सी कंडीशन एसेंशियल है। तो आप नोटिस करो, मैंने BCD में सब में मॉडिफिकेशन की सिवाय ए के, बिकॉज प्रोसिक्यूशन हैज टू बी इनिशिएटेड बाय द डिफेंडेंट, right? Law of tort deals with defamation, yes, negligence, yes, trespassing, yes, basically all of the above. Mr. Gupta, famous Hindi writer and orator, criticized another novelist, Mr. Desai, stating that novelist of Mr. Desai irrational, irrelevant and present time. Mr. Desai find a case of defamation against Mr. Gupta. What is the most appropriate outcome of this scenario? दोनों सेम ही फील्ड के एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करना डिफेमेशन नहीं होता, ठीक है। आई फील ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में भी है बाय द वे, बट वहाँ पे ध्यान देना कौन किस पे केस कर रहा है। यही क्वेश्चन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो उसमें भी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन किस पे केस कर रहा है। मिस्टर गुप्ता, फेमस हिंदी राइटर एंड ऑडिटर, क्रिटिसाइज अनदर नॉवेलिस्ट मिस्टर देसाई, तो यहाँ पे मिस्टर देसाई ही केस कर रहा है। हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वो जो क्वेश्चन उठाया टेक्स्ट बुक में वो मॉड्यूल से ही है, तो मॉड्यूल में ही इंस्टीट्यूट ने गलत नहीं कह सकता बट थोड़ा ट्विस्ट किया है। मिस्टर देसाई फाइल्स अ केस ऑफ डिफेमेशन
अगेंस्ट मिस्टर गुप्ता, ठीक है। मेरे हिसाब से अप्रोप्रिएट आउटकम हैज़ टू बी ए। सर वाई सर वाई ए? रीज़न इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। देखो बॉलीवुड में भी जब दो लोग सेम पीयर इंडस्ट्री से रहते हैं, पीयर मतलब सेम इंडस्ट्री से रहते हैं, तो आप क्रिटिसाइज़ करते हो कि ये भाई ऐसी पिक्चर नहीं बनानी चाहिए, राइट, या ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये लोग जो करते हैं वो मैं नहीं करता। तो बीइंग इनटू अ सेम इंडस्ट्री यू हैव द राइट टू मेक सर्टन ओपिनियंस, ठीक है, ऑन योर फेलो एक्टर्स और फेलो डायरेक्टर्स। तो वो तो नॉर्मल सी बात है, और ये बेसिकली डिफेमेशन के एक्सेप्शंस में भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एसेंशियल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? वापस वही बात, प्रोसिक्यूशन मस्ट हैव टर्मिनेटेड इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट। नहीं, वैसे तो प्लेंटिफ के फेवर में होना चाहिए। हम इनकरेक्ट बाद में ढूंढेंगे, पहले कंडीशंस क्या वो देखते हैं। देयर मस्ट हैव बीन प्रोसिक्यूशन ऑफ द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट, ये ट्रू है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। देयर मस्ट हैव बीन अ वांट ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज फॉर दैट प्रोसिक्यूशन, प्रोबेबल रीजनेबल कॉज होना चाहिए। प्लेंटिफ मस्ट हैव सफर्ड डैमेजेस, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो भाई साहब सिर्फ ए ही फॉल्स है। देखो ना, ए में ही खाली मॉडिफिकेशन किया। अच्छा बाय द वे, इसमें 5 कंडीशंस है, स्टिल वी आर मिसिंग 1, विच इज दैट? करेक्ट 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 करेक्ट, क्या बात है। वन ऑफ द कंडीशन इज डिफेंडेंट मस्ट हैव एक्टेड, अरे मस्ट हैव एक्टेड, करेक्ट, मस्ट हैव एक्टेड मैलिशियसली। सुपर अमेजिंग गाइस, ये 5 कंडीशंस है, ठीक है। हमको इनकरेक्ट पूछा गया तो हमने ऑप्शन ए में मॉडिफिकेशन की, तो वही होगा ना, बाकी तो सब वैसी की वैसी रखी हुई है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ लीगल रेमेडी दैट ऑथोराइजेज अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ लैंड टू सीज द ट्रेसपासिंग? ये एक सेकेंड देख रहा है विनोद, ट्रेसपासिंग कैटल एंड डिटेल देम until he is compensated for the loss suffered। देख विनोद, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज करके कॉन्सेप्ट है टॉर्ट में, जो कहता है कि कुछ ऐसी रेमेडीज है जो कोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, कोर्ट कंसिडर करता है, जिन रेमेडीज को हम लोग सेल्फ हेल्प रेमेडीज के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज ठीक से पढ़ोगे तो उनमें आपको कुछ ऐसी रेमेडीज मिलेंगी जो टॉर्ट के सामने आपके रिएक्शंस होंगे। All extrajudicial remedies I personally considered as a reaction to somebody's action. Therefore, those reactions are supposed to be reasonable. And if you read all extrajudicial remedies, if you read all one by one, you will find one common words in all the extrajudicial remedies, that is reasonable. Yes, self defense है, reasonable होना चाहिए। Prevention of trespassing, reasonable होना चाहिए। Re-entry on land, reasonable होना चाहिए। Recaption of goods, reasonable होना चाहिए। Abatement of nuisance, मतलब stoppage of nuisance, reasonable होना चाहिए। And most importantly, अगर किसी का कैटल आपकी प्रीमाइसेस में आ जाता है तो उस कैटल को आप डिटेन कर सकते हो तब तक जब तक आपका लॉस रिकवर नहीं हो जाता। इसी को ही तो कहते हैं डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट। C is the correct answer. The term libel and slander are related to the following forms of tort: nuisance, trespass, negligence, defamation. By the way, defamation इंडिया में tort भी है और crime भी है। अब crime में तो obvious सी बात है, IPC में लिखा होगा, तो IPC का कौन सा सेक्शन है जो defamation का definition देता है as a crime? Amazing, super, fantastic, सेक्शन 499, बढ़िया। Absence of reasonable and probable cause is an essential element of which of the following? Tort of malicious prosecution, ऊपर ही पढ़ लिया था। Identify the essential element or characteristics of the tort negligence. Negligence is what? Negligence इसको हिंदी में कहते हैं, negligence को हिंदी में कहते हैं लापरवाही। दिए गए काम में लापरवाही करना। अगर आपको कोई काम, कोई कार्य दिया गया आपके ऑफिस में और अगर आप ठीक से नहीं करते तो आप लापरवाह हो, राइट। अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, 25 दिन का प्लान बनाकर आपके सामने रख रहे हैं और अगर आप इस प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हो तो थोड़ा आगे आना, हाँ आप लापरवाह हो। यू आर नेग्लिजेंट टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर CSCT एंड टूवर्ड्स द मिशन वी डिसाइडेड टुडे। #190+। सर एक्सप्लेन करोगे चुपचाप? नेग्लिजेंस इज फर्स्टली जब आप
आपको दी गई ड्यूटी अगर आप ध्यान से नहीं उस ड्यूटी को एग्जीक्यूट करते हो तो उसे नेग्लिजेंस माना जाता है। उसकी 3 कंडीशंस है। पहला, ड्यूटी मस्ट बी असाइंड। दूसरा, यू फेल टू परफॉर्म द ड्यूटी। तीसरा, somebody suffered loss, somebody suffered injury because of your negligence। इफ तीनों कंडीशन पूरी होती है तो आप नेग्लिजेंट हो, आपने जो किया वो नेग्लिजेंस है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर है, डैमेजेस टू अदर पर्सन है, इंजुरी इज नॉट फोर्सिएबल। ये नहीं है बॉस, इंजुरी हैज टू बी फोर्सिएबल। फोर्सिएबल का मतलब जो पता ही नहीं है क्या नुकसान हुआ है, भाई ये नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इन टू टॉट? नॉट एन एलिमेंट, तो केयर भी है, ड्यूटी भी है, ब्रीच भी है, ये तीनों तो है ही ना। सॉरी एक मिनट, ये तीनों तो है ही ना, ये नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। बाय द वे लिबल क्या है? लिबल इज अ टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। अरे विच टाइप, परमानेंट वन की टेम्पररी वन? कोनी मार के ना मुंह तोड़ देना मेरा अगर तुम लोगों ने टेम्पररी लिखा है तो। लिबल इज अ परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन, कोनी मार के मुंह तोड़ूंगा मैं। विच रेफरेंस, विथ रेफरेंस टू टॉट, लॉ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी एंड फिजिकल डिस्कम्फर्ट आर टाइप ऑफ। अब देखो मैं यहाँ पे पिछले 50 मिनट से करीबन 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई बाजू में बड़ी आवाज़ में गाने चलाता है जिस वजह से ये लेक्चर मैं नहीं ले पा रहा, तो क्या वो एक प्रकार का डिस्कम्फर्ट है मेरे यहाँ फिजिकल प्रेजेंस पे? क्या ये डिस्कम्फर्ट है मेरी प्रॉपर्टी में? हाँ, तो वो जो कर रहा है क्या वो एक प्रकार का न्यूसेंस माना जाएगा? यस, तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी। प्राइवेट रॉन्ग्स आर वायोलेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, हेंस अमाउंट्स टू रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। आप अगर मेरे साथ क्लासरूम में ये पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है एक डिस्टिंग्विश के साथ। कौन सा? करेक्ट, सिविल रॉन्ग वर्सेस क्रिमिनल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग ऑल्सो नोन एज प्राइवेट रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग ऑल्सो नोन एज पब्लिक रॉन्ग। Civil wrong is wrong against individual, criminal wrong is wrong against society. Civil wrong creates impact on individual, criminal wrong creates an impact on society or public. Civil wrong cases are filed in civil courts, criminal wrong cases are filed in criminal courts. Civil cases are being filed by a person named plaintiff or being filed by a plaintiff against the defendant, whereas criminal cases are filed by the state on behalf of victim to provide justice. Civil cases can be breach of contract, breach of trust, property disputes and tort. Criminal cases can be murder, डकैती, robbery, fraud or theft, है कि नहीं? Civil cases में you get 3 type of remedies. Monetary remedy, that is compensation or damages in legal goods. Specific remedy, that is your specific restitution, specific performance, and preventive remedy, that is injunction. यहाँ पे remedy के नाम पर punishment दिया जाता है, जो हो सकता है कैपिटल पनिशमेंट, दैट इज डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, फाइन और पेनल्टी, है कि नहीं, और फॉरफीचर ऑफ योर प्रॉपर्टी। पूरा डिस्टिंग्विश बता दिया एक पर्टिकुलर छोटे से आंसर को सॉल्व करने में। देख रहा है विनोद, मेहनत कर रहा है लड़का। टॉट इज वायोलेशन ऑफ राइट इन रेम के राइट इन पर्सन। ये तो इधर ये तो नहीं आएगा, तो सवाल है ये 50-50, ये दोनों नहीं आएंगे, तो ए और सी में से ही कुछ हो सकता है। जान दे, पहले मैं तुझे ये समझाता हूँ राइट इन रेम और राइट इन पर्सनम में फ़र्क क्या है। राइट इन रेम का मतलब होता है ऐसी राइट जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल है, बट राइट इन पर्सनम का मतलब होता है ऐसे राइट्स जो मेरे लिए अवेलेबल है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये फ़ोन, ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, ये मेरा फ़ोन है, तो आई हैव राइट इन पर्सनम, which means I have my personal rights over this phone, ठीक है। But when it comes to right and rem, so those rights which are available for general public, जैसे गार्डन में जाना, पब्लिक प्लेस पे जाना, तो टॉट वैसे भी इंडिविजुअल की बात करता है, तो राइट इन पर्सनम की बात करेगा ना, वो भी जो है भी रेमेडियम। अब देखो, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ये सारे MCQ शॉर्टलिस्ट कर रहा था, तो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड इन ऑप्शन नंबर A and C. देन आफ्टर रिसर्च, बिकॉज ओबी जो भी रेमेडियम का मतलब होता है फॉर एवरी लीगल राइट देयर हैज टू बी a legal remedy.
बराबर, एवरी लॉ प्रोवाइड्स फॉर रेमेडीज, तो ये करेक्ट आंसर है। पहले मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, फॉर लॉ इज मेड करस्पॉन्डिंग रेमेडी ऑल्सो मस्ट बी मेड, फिर पता चला कि नहीं, ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है, इसके ऊपर एक अलग से मैक्सिम बना हुआ है। तो करंट दिए गए सवाल में जो सही जवाब हो सकता है वो ऑप्शन ए है। Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law. This duty is towards person generally and its breach is redressable by the action for unliquidated damages. This definition is given by. Similarly, next question पढ़ो, an infringement of a right in rem of a private individual gives a right of compensation at the suit of the injured party. This statement is given by. अब देखो, ऐसे दो लोग नहीं है बॉस, लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपको इन तीनों की डेफिनेशन को ठीक से पढ़ के जाना है। कैसे पढ़ेंगे सर? देखो, जब भी किसी की डेफिनेशन में आपको ये वर्ड दिखे, नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वो आंसर है, उस सेंटेंस का आंसर है साल्मन। बट अगर आपको किसी की डेफिनेशन में दिखे एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम, इतना ही दिखे, तो फ्रेजर। टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ, विनफील्ड। ठीक है, आ जाओ, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ जो पहले दिया हुआ है, ऐसे केसेस में टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ राइट प्राइमरी फिक्स्ड बाय द लॉ। क्या बोलते हो? प्राइमरी फिक्स्ड बाय द लॉ, इसका आंसर क्या होगा? विनफील्ड, ए। और यहाँ पे एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम इज प्रोवाइडेड, तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा? ये रहा, फ्रेजर। वापस डैमनम से इंजुरी से डैमनम पे क्वेश्चन पूछा, एक्टस नॉन फेसिड निसी मेंसिड 3 इज नथिंग बट एक्ट सेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी मैन। ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर भी सॉल्व किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब सारे हैं। कोई फेसिड पर एलिम फेसिड पर से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, समझाने के लिए पहले ये तुम्हें ठीक से रीड करना पड़ेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट, वाइकेरियस लाइबिलिटी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पहले। और जब मैं अच्छे से कहूँ तो मतलब पहले ये पूरा बॉक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आई विल गिव यू 2 minutes टाइम, रीड हियर। ठीक है, यू हैव टू रीड, कर लो, रीड कर लो, रीड कर लो, रीड कर लो, पॉज कर लो ना, रीड कर लो, मतलब पॉज करके रीड करो। कर लिया, रीड कर लिया, ठीक है। अब ये रीड करो, अब ये रीड करो, कर लो, रीड कर लो। आ गई बात समझ में? मिल गया जवाब? बोलो फिर आंसर, बोल दो, आंसर बोल दो। He who acts to another is acting himself so that the act of the trustee or the act of author. He who acts to himself so that the act of the agent and the act of principal. है कि नहीं? This is the correct answer दोस्तों। मैंने कहा था ना, प्लानिंग के साथ है। क्यों? क्योंकि एक मिशन है। क्या मिशन है बॉस? #190+। अच्छा, अगर तुम में से किसी का 190+ आ जाता है, सो I'll give some reward। ठीक है, अगर मेरे रिवॉर्ड देने से आपको मोटिवेशन आएगा 190 के ऊपर लाने के लिए, तो जा दिया। ठीक है, और ऐसा चॉकलेट विकलेट नहीं खिला रहा मैं। ठीक है, अच्छी चीज़, समथिंग यू लव इट, समथिंग यू हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, आई विल नॉट डिस्क्लोज नाउ, ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी नहीं है, बट हाँ, दैट वोंट बी अ चॉकलेट। बट आप सामने से आके मुझे बताओगे कि सर देखो मुझे 190 के ऊपर आया था क्योंकि हमने ऐसी प्लान की थी। बढ़िया। मैक्सिम वॉलंटियर नॉन विथ इंजूरी है, ये लीगल मैक्सिम है, मैंने आपको मार्क करवाया ऑलरेडी। ठीक है, मैंने कुछ लीगल मैक्सिम्स हमारे क्लास में मार्क करवाए हैं, उसका PDF भी मैं आपको नीचे एक ड्राइव में सब डाल दूंगा मैं, वो PPT, वो लीगल मैक्सिम का PDF, ये नोट्स, सबको सब मिलेगा, उसका नाम ही रहेगा योद्धा करके। ठीक है, सारे नोट्स आपको उसी में मिलेंगे, चैप्टर के नाम से, उसका रीनेम कर देंगे, चैप्टर का नाम डाल देंगे। तो इसका आंसर क्या है कि भाई अगर आप कंसेंट देते हो कि मुझे कोई इंजरी हुई तो मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, जैसे क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल होता है, राइट, मौत का कुआं होता है, कभी देखिए उसमें गाड़ी चलती है, ऐसे रिस्की है ना वो, तो आप अपने कंसेंट से ही करते हो। बेसिकली आप वॉलेंट्रीली हाँ बोल रहे हो कि मुझे कोई इंजरी हुई तो आई एम नॉट फिट फॉर एक्शन। आई एम नॉट फिट फॉर एक्शन मतलब आई विल नॉट फाइल एन एक्शन, और आई कैन नॉट फाइल एन एक्शन रादर।
Instigating judicial proceedings usually criminal against another maliciously and without reasonable probable cause which result in damage to reputation, personal freedom or property is known as malicious prosecution. Following are the elements. ठीक है, इनमें से किसके ये एलिमेंट्स है? I'll request you my dear friends, please take this screenshot, keep this screenshot with you at least जब तक तुम्हारा मेन एग्जाम नहीं हो जाता या एग्जीक्यूटिव में नहीं हो जाता, क्योंकि malicious prosecution की 5 कंडीशन जिनकी बात मैं कब से कर रहा हूँ वो ये रही. पहला, प्लेंटिफ पे प्रोसिक्यूशन करवाया जाएगा डिफेंडेंट का. ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन करवाया जाएगा उसकी नीड अराइज होनी चाहिए थी. डिफेंडेंट मैलिशियसली बिहेव करेगा, प्लेंटिफ बेचारा सफ़र करेगा और अंत में डिसीजन जो है प्लेंटिफ के फेवर में आएगा. ये सारी कंडीशंस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की है. आखिरी के 4 क्वेश्चंस बाकी हैं. ठीक है, an injury or illness caused to one and another emotional disturbance is called as nervous shock. An attack on reputation of person is known as defamation. ठीक है, बैटरी आपको पता है ना भाई साहब, बैटरी असॉल्ट के बीच में फ़र्क ध्यान रखना. बैटरी इज़ one person apply force on another person without an excuse. ठीक है, whereas without excuse मतलब without justification. Assault is creating an apprehension in the mind of another person that you may commit a battery. ठीक है, जनरली कहते हैं कि असॉल्ट बैटरी के पहले आता है. याद रखना, बैटरी में देर इज़ फिजिकल फोर्स, असॉल्ट में देर इज़ नो फिजिकल फोर्स. जनरली असॉल्ट कम्स फर्स्ट देन बैटरी, बट कुछ केसेस में देयर कैन बी अ बैटरी विदाउट एन असॉल्ट. पीछे से आकर किसी ने धक्का दिया तो असॉल्ट थोड़ी सीधा बैटरी हो गया ना, तो देयर कैन बी एन असॉल्ट विदाउट अ बैटरी इन सम केसेस. नहीं तो जनरली असॉल्ट कम फर्स्ट देन बैटरी, बिकॉज असॉल्ट इज़ अ काइंड ऑफ धमकी. ठीक है, याद है CSCT वालों जिनको क्लासरूम में पढ़ा है, ऐसा चल रहा है क्लास के सब ट्रेन में अटका हुआ है, भाई धक्का क्यों दे रहा है करके. ठीक है, जो भी ट्रेन में ट्रैवल करता है एक थंब रूल याद करना. कौन सा? कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा. A representation causing loss to the reputation made in some permanent form, example written word, picture, caricatures, cinema film is known as. permanent form बोल दिया तो आंसर इज libel because slander is in a temporary form. ठीक है, वो बच्चे जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स नहीं है CS के, तो देखो हमारे CS के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी बैच है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो, और साथ साथ रिकॉर्डेड के साथ साथ आपको जूम लाइव बैच भी मिलेगा. जूम लाइव बैच में डेली शेड्यूल मिलेगा आपको पूरे हफ्ते का. 6 से 6.5 घंटे की क्लास रहेगी, 2 लेक्चर्स होंगे, उसमें आपको रेगुलरली आके ऑनलाइन बैठना है जूम पे और लेक्चर्स को समझना है. ठीक इसी तरह उस क्लास को चलाने का पैटर्न रहेगा जब जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आपने लेक्चर देखा है. सर अगर मेरा कोई लेक्चर मिस हो गया तो क्या मुझे उसके पीछे का बैकअप रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा? यस. उस रिकॉर्डेड के सर कोई व्यूज़ होंगी, कोई लिमिट होंगी नहीं. ठीक है, तो आप प्री रिकॉर्डेड भी बाय कर सकते हो. प्री रिकॉर्डेड बाय करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा और कुछ नहीं. बट अगर आपको चाहिए कि सर मुझे जूम लाइव लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, मुझे लाइव बैठ के हर एक चीज़ को सीखना है जैसे मैंने ये लेक्चर में सारी चीज़ें सीखी, तो दोस्तों इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, राइट. या फिर आपको मैं मेरा नंबर दे देता हूँ, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर इस पे कांटेक्ट, मेरे नंबर पे आपको कांटेक्ट तभी करना है जब आप लाइव लेक्चर लेने में इंटरेस्टेड है. लाइव मतलब जूम लाइव लेक्चर लेने में इंटरेस्टेड है. ठीक है, 15 जून से हमारी एक बैच शुरू हो रही है CS एग्जीक्यूटिव की. 15 जून से CS एग्जीक्यूटिव की एक बैच शुरू हो रही है और एक बैच शुरू होगी 1 अगस्त से, मतलब CSCT जुलाई के बाद, राइट. चलो, दिस इज़ माई नंबर विच इज़ 7768050975. यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर CS, ET, executive or professional, feel free to communicate. Thank you so much. See you in the next lecture.